हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं आप लोगों से फिर से थियोडोर रूजवेल्ट के फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में चर्चा करूंगी। यदि हम थियोडोर रूजवेल्ट के फॉरेन पॉलिसी के विषय में बात करते हैं तो इसे अमेरिका के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि इसके पश्चात अमेरिका के विदेश नीति में परिवर्तन आया था। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से वेनेजुएला संघर्ष, पनामा नहर समस्या और तथा साथ ही साथ जो है हे-पॉन्सफोर्ड संधि के विषय में चर्चा किया था। आगे इसी के संदर्भ में अन्य जो कार्य हुए थे थियोडोर रूजवेल्ट के अधीन विदेश नीति को लेकर के, इसकी चर्चा करूंगी। थियोडोर रूजवेल्ट के फॉरेन पॉलिसी के विषय में यदि हम बात करें तो जैसा कि मैंने अभी कहा, इनके विदेश नीति को अमेरिकी इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि इसके पूर्व में जो अमेरिकी विदेश नीति रही थी वो एक प्रकार से तटस्थ रही थी और ओपन डोर पॉलिसी की जो नीति है उसे अपनाया नहीं गया था। परंतु थियोडोर रूजवेल्ट के शासन में आने के साथ ही हम कह सकते हैं कि उस समय के जो विश्व की राजनीति था उसी के आधार पे थियोडोर रूजवेल्ट ने अपनी वैदेशिक नीति को स्थापित करने का प्रयास किया था। हे-राज संधि के विषय में यदि हम बात करें तो अमेरिका और कोलंबिया के मध्य 1903 में एक संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार अमेरिका ने कोलंबिया को $1 करोड़ दिया था। दूसरा जो शर्त रहा था वो ये था कि $2.5 लाख वार्षिक नहर क्षेत्र का किराया देना स्वीकार किया गया था। 1903 ईस्वी में पनामा में विद्रोह हो गया था। जब इस विद्रोह को दबाने के लिए कोलंबिया ने अपनी सेना पनामा नहर भेजने का निर्णय लिया, परंतु अमेरिका इसे रोक दिया था। पनामा ने कोलंबिया से अलग अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी और अमेरिका ने पनामा को अलग राज्य की मान्यता दे दी थी। तो यहाँ पे जो एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई थी पनामा तथा कोलंबिया के मध्य में, इसको यहाँ पे जो है संघर्ष को इस पे विराम लगाते हुए थियोडोर रूजवेल्ट ने पनामा को अलग राज्य का मान्यता देते हुए इसे स्वतंत्र करने का कार्य किया था। यदि हम पनामा अमेरिका की संधि के विषय में बात करें और इसकी कौन कौन सी प्रमुख शर्तें रही थी, तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं कि संधि के अनुसार अमेरिका द्वारा 10 मील चौड़ी पट्टी सदा के लिए पट्टे पर ले ली गई थी। दूसरा, इस पट्टी पर अमेरिका को किलेबंदी का अधिकार प्राप्त हो गया था। तीसरा, पनामा और कोलोन शहर में पुलिस रखने का अधिकार प्राप्त हो गया था। फोर्थ जो शर्त रहा था वो ये था कि पनामा में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए सेना रखने का अधिकार प्राप्त हो गया था। फ्रांसीसी कंपनी को $4 करोड़ की राशि प्राप्त हो गई थी। 1904 से 1914 तक नहर बनकर तैयार भी हो गया था। 15 अगस्त 1914 को पहला जहाज नहर से होकर चलाया गया था। नहर के निर्माण तथा किलेबंदी पर 27 करोड़ और $11 करोड़ खर्च हुआ था। थियोडोर रूजवेल्ट के कारण पनामा नहर का विवाद सुलझ पाया था। तो यहाँ पे जो है पनामा नहर का विवाद को सुलझाया जाना तथा साथ ही साथ जो है अमेरिका के साथ में पनामा नहर जो है उस समय के हम कह सकते हैं कि आर्थिक जो परिदृश्य रही थी या उस समय की अमेरिका की विदेश नीति रही थी, उससे रिलेटेड भी हम कह सकते हैं कि ये संधि जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो पनामा नहर का जो निर्माण हुआ था उसने अमेरिका के जो दोनों क्षेत्र रहे थे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उसको जोड़ने का भी कार्य किया था। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम क्यूबा के संरक्षण के विषय में बात करें तो 1898 ईस्वी में स्पेन अमेरिकी युद्ध के पश्चात क्यूबा को स्वतंत्र राज्य घोषित कर अमेरिका के अधीन कर लिया गया था। 1900 ईस्वी में निर्मित क्यूबा के संविधान के अनुसार क्यूबा किसी के साथ भी संधि कर सकता है और कर्ज ले सकता है। क्यूबा संशोधन के प्लैट संशोधन के नाम से जाना जाता है। 1906 में क्यूबा में विद्रोह भी हुआ था और अमेरिका अपनी सेना को विद्रोह दबाने के लिए भेजा और क्यूबा अमेरिका का संरक्षित राज्य बन गया था। यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्पेन अमेरिकी युद्ध के विषय में
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उस समय की जो साम्राज्यवादी नीति रही थी अमेरिका की, वो हमें दिखाई देती है। और क्योंकि ये जुड़ा हुआ था उस समय व्यापार को भी लेकर के, मैं अपने जो वीडियो है जिसमें मैंने अपलोड किया अपने यूट्यूब चैनल में, जिससे रिलेटेड है स्पेन और अमेरिकी युद्ध के संदर्भ में, उसमें मैंने इसके विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा भी किया है। और यहाँ पे जब हम देखते हैं कि क्यूबा के संरक्षण के संदर्भ में जब हम बात करें, तो इसमें जो है इस युद्ध के पश्चात जो स्पेन अमेरिकी युद्ध हुई थी, क्यूबा के स्वतंत्र राज्य को घोषित कर अमेरिका इसे अपने अधीन कर लिया था। परंतु बाद में हम देखते हैं कि उस संधि पर भी जो है हस्ताक्षर हुआ, और इसके साथ में फिर क्योंकि उस समय जो है क्यूबा में विद्रोह हो गया था, जिस वजह से अमेरिका फिर से क्यूबा में अपने सेना को भेजते हुए क्यूबा को अपने संरक्षण में भी ले लिया था। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम चर्चा करते हैं अमेरिकी जापान संबंध के विषय में, तो 1904-1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध के दौरान ही अमेरिका, रूस और जापान के संबंधों में परिवर्तन आया था। रूजवेल्ट ने जापान को मंचूरिया से अपने अधिकार को समाप्त करने को कहा था, और साथ ही साथ उसे अपने खुले द्वार की नीति को अपनाने का भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसे आदेश दिया था। इसके पश्चात ही अमेरिका ने रूस जापान युद्ध में हस्तक्षेप भी किया था, और जापान तथा अमेरिका के मध्य 2 संधियां हुई थी। यदि हम इन 2 संधियों के विषय में बात करें, तो पहला रहा था ट्रॉप्ड काटसुरा संधि और दूसरा पोर्ट्समाउथ की संधि। और ये दोनों ही जो संधियां हुई थी अमेरिका और जापान के मध्य में, उसने आगे आने वाले समय में भी अमेरिका और जापान के संबंधों को रेखांकित करने का कार्य किया था। अब फर्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें ट्रॉप्ड काटसुरा संधि के विषय में, तो यह संधि अमेरिका के राज्य सचिव ट्रॉप्ड तथा जापान के प्रधानमंत्री काटसुरा के मध्य हुई थी। इस संधि के अनुसार अमेरिका जापान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा जापान भी फिलीपींस पर अपना दावा प्रस्तुत नहीं करेगा। रूजवेल्ट ने इसे अपनी मान्यता भी प्रदान की थी। मूलतः यहाँ पे जो एक क्रक्स है उसमें हम ये कह सकते हैं कि संधि के अनुसार ये शर्त जो रखी गई थी कि दोनों ही देश जो है, या वो अमेरिका हो या जापान, वो अपने किसी भी मामलों को लेकर के दोनों हस्तक्षेप इसमें नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें पोर्ट्समाउथ की संधि के विषय में, तो 1905 में रूजवेल्ट ने जापान के साथ संधि की थी। और इस संधि के विषय में यदि हम बात करें और इसकी शर्तों के विषय में, तो हम ये देखते हैं कि पहला जो शर्त रहा था वो ये था कि जापान का अधिकार कोरिया पर मजबूत हो गया था, और दूसरा, जापान ने रूस के साउथ मंचूरिया रेल रोड को ले लिया था। रूजवेल्ट ने कूटनीति का परिचय देते हुए रूस जापान युद्ध को समाप्त कर दिया था, और इस कारण थियोडोर की ख्याति पूरे विश्व में फैल गई थी। तो ये पोर्ट्समाउथ की जो संधि है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यदि हम बात करें अमेरिका जापान के संबंधों को लेकर के, और साथ ही साथ उस समय जो जापान और चाइना के मध्य में जो विवाद उत्पन्न हो रहा था और साम्राज्यवादी नीति जो अपनाई जा रही थी जापान के द्वारा, इसको भी रोकने में अमेरिका कहीं ना कहीं सफल हुआ था। बेसिकली यदि हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं इन दोनों संधियों के विषय में, तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि ये बेसिकली व्यापार से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। इस समय जो है वो साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण जितनी भी महान शक्तियां थी उनके द्वारा किया जा रहा था। कॉलोनियलिज्म का एरा था, और अमेरिका भी जो है वो अपने व्यापारिक हित के लिए जापान के मामलों तथा चीन के जो मामले थे उसमें भी हस्तक्षेप कर यहाँ पे जो है इसको सुलझाने का प्रयास कर रहा था। और क्योंकि इसी समय जो है रूस जापान युद्ध भी हुआ था, तो रूस जापान युद्ध को लेकर के भी यहाँ अमेरिकी हस्तक्षेप हमें दिखाई देता है, जो आगे आने वाले समय में रूस जापान और अमेरिका के संबंधों को भी निर्धारित करने का कार्य किया था। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम चर्चा करें मोरक्को विवाद के विषय में, तो ये भी हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पे ही थियोडोर रूजवेल्ट का इसे देखा जा सकता है। 1905-1906 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी दोनों के मध्य मोरक्को को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था, और युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। रूजवेल्ट ने अपनी कूटनीति तथा बुद्धिमत्ता को दर्शाते हुए मोरक्को का विवाद जो है उसे हल करने का कार्य किया था। रूजवेल्ट के विषय में यदि हम बात करें तो वो शांति का समर्थक भी था, और इस वजह से उस समय जो है एक बहुत बड़ा विवाद जो है वो शांत भी हुआ था, और विश्व को एक बहुत बड़े युद्ध से बचा लिया गया था। आगे जब हम चर्चा करें थियोडोर रूजवेल्ट के विषय में और अधिक, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, और यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगी जो इतिहासकार हैं J.R. कैम्बले,
उनका ये कहना है कि अमेरिकी राष्ट्र को पहली बार ऐसा राष्ट्रपति मिला है जिसे यूरोप के शासक अपने में से ही एक समझते थे और जो उनका खेल उनके ही शस्त्रों से खेल सकता था। रूजवेल्ट शांति का समर्थक था तथा कूटनीति का सहारा लेते हुए वैदेशिक मामलों को हल करने का प्रयास करता था। 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला था तथा साम्राज्यवाद में संलिप्त विश्व को देखते हुए अमेरिका ने भी अपने विदेश नीति में बदलाव किया था। अचानक से हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि जो अमेरिका है उसने अपने नौ सैनिक जो शक्ति थी उसमें भी बढ़ोतरी करने का कार्य किया था और थियोडोर रूजवेल्ट के शासन काल में ही 16 जंगी जहाजों का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे जो जहाजों का निर्माण तथा साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो नौसेना की जो शक्ति है उसमें बढ़ोतरी करना, ये बताता है कि थियोडोर रूजवेल्ट के अधीन जो है अमेरिका भी साम्राज्यवादी नीति को अपनाने का कार्य किया था। इसी के साथ यदि हम और चर्चा करें इसके विषय में, तो हम ये देखते हैं कि इस पर सफेद रंग, जितने भी जो जंगी जहाज थे उस पर सफेद रंग लगा हुआ था और इस कारण इसे व्हाइट फ्लीट के नाम से भी जाना जाता है। रूजवेल्ट प्रत्यक्षवाद की नीति में भी विश्वास रखता था। रूजवेल्ट ने 1902 ईस्वी में कांग्रेस के अपने संबोधन में यह कहा था कि एक राष्ट्र के रूप में हम लोगों ने विश्व में बड़ी भूमिका निभाई है और अतीत के से भविष्य की ओर भी अधिक विस्तृत करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। समस्त राष्ट्रों के मध्य हमारा स्थान श्रेष्ठ होना चाहिए। हमें प्रयत्न अवश्य करना है, चाहे उसमें सफलता मिले या विफलता। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थियोडोर रूजवेल्ट ने शक्ति, गौरव और प्रतिष्ठा सभी को प्राप्त किया था। थियोडोर रूजवेल्ट एक बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ था। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वो उस समय के जो वैदेशिक राजनीति था उसको बहुत अच्छे से समझता था और साथ ही साथ जो है किस प्रकार से किस विवाद को सुलझाना है और शांति के प्रयास के साथ ही वो जितने भी कार्य किए गए थे वो शांति के प्रयास के साथ में ही किए गए थे। या वो मोरक्को का विवाद रहा हो या जो जापान और रूस के मध्य में युद्ध हुआ हो, जितनी भी हम देखते हैं कि जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी विश्व में, उसमें उस समय के जो राष्ट्रपति थे थियोडोर रूजवेल्ट, उनकी बहुत ही अहम भूमिका रही थी। इसी के साथ अपनी इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।